हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 6 गुणनखंड एवं गुणज के पाठ का हम लोगों ने पिछली वीडियो में गुणनखंड, भाज्य संख्याएं और यहाँ पे सारणी दिया गया था, इसको बना लिए थे, है ना। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और क्या जानकारी ले लिए था, एराटोस्थनीज की छलनी के बारे में जान लिए थे, ठीक है, कि कौन संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, ठीक। चलो अब उसके आगे से क्रियाकलाप 3 से पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को तो आपने जान लिया। अब आइए गुणनखंड निकालने का एक और खेल खेलें, है ना। ये खेल के ज़रिए से निकाले हैं, ठीक है। आप अपनी कॉपी में कुछ घेरे बनाइए। प्रत्येक घेरे के नीचे चित्रानुसार मान 1 2 3 4 या और भी जितनी संख्या उसको लिख लेना है, ठीक है। और नीचे लिखे निर्देशों का पालन करना है। निर्देश नंबर 1 क्या है ये, 1 का भाग जिन संख्याओं में जाता है उन सभी को 1 लिखिए। जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है उन घेरों में 2 लिखिए। जिन संख्याओं में 3 का भाग जाता है उन घेरों में 3 लिखिए, ठीक। अब देखो, जैसे 1 का भाग, इसमें देखो गुणनखंड एवं गुणज के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार आगे की संख्याएं लिखते जाइए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो, 1 का भाग 1 में चला जाएगा ना, तो 1 होगा। 2 का भाग किस में जाएगा, 1 और 2 में चला जाएगा, ठीक है। और 3 का 1 3 में, 4 का 1 2 और 4 में, और 5 का 1 और 5 में, ठीक है। और 6 का 1 6 3 2 में, ठीक है। 7 का 1 और 7 से जाएगा। इस तरह से मैंने देखो सब मतलब जो जिससे भाग जाएगा उन सारी संख्याओं को लिख ली हूँ, ठीक है। ये 1 है और ये 11 है, ठीक है। 11, ठीक। और यहाँ ये सारी संख्याएं मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ 20 तक, मतलब 20 किसे किसे भाग चल जाएगा, 1 2 4 और 5 से। और खुद की संख्या है ना, और भी है, देखो यहाँ पे, मतलब ये 20 से भी जाएगा, खुद की संख्या से भी, ठीक है। अब देखो क्या है, प्रश्न नंबर 1, ऐसे कितने घेरे हैं जिनके अंदर मात्र एक संख्या है, उस घेरों के बाहर की संख्या का मान बताना है। तो क्या इसको मैंने बना दिया है बच्चों। क्या आप इन घेरों को देखकर नहीं बता सकते कि कितने घेरे के अंदर केवल एक मात्र संख्या है? बता सकते हो ना, एक ही घेरा तो है, ठीक है। ऐसे कितने घेरे हैं जिनके अंदर 2 संख्या हैं? इनको देखकर आप बता सकते हो ना कितने हैं। देखो, 1 2 1 3, मतलब 2 संख्या हैं, तो कितने हैं। और ये भी तो है, देखो जो अभाज्य संख्या होंगी ये भी, इसमें भी 2 हैं। तो देखो 1 2 3 4 और ये 17 है ना, 1 और 17 खुद की संख्या से जाएगा, ठीक है, भाग इसमें ये है और ये। तो मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, 7 घेरे हैं। तो इस तरह से इन खाली स्थान को आप इन घेरों को देख के, है ना, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और इसके अनुसार आप इन प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, घेरे के अंदर की सभी संख्याएं घेरे के बाहर की संख्याओं के गुणनखंड हैं, है ना। मतलब जैसे ये 12 है तो घेरे के अंदर क्या है, मतलब ये इनकी क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। वे संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड हैं, एक एवं स्वयं वह संख्या होते हैं, तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसा कि हमने इसमें भी जान लिया था, ठीक है, एराटोस्थनीज की छलनी से। अब आगे देखो क्या है, सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। अब सहभाज्य, इस चीज़ को अब क्या है बच्चों, अंडरलाइन कर लेना कि वे संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड, मतलब 1
एवं स्वयं वो संख्या होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं सहभाज्य संख्याएं, मतलब को प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, आइए 8 और 15 के गुणनखंडों पर विचार करें। ठीक, तो क्या है 8 के गुणनखंड क्या है? 1 2 4 8, मतलब गुणनखंड मतलब क्या है? 8 का इन सारी संख्याओं से क्या है? पूरा पूरा भाग चला जाएगा, सीधे सरल शब्दों में। ठीक है, तो ये इनके क्या कहलाए? गुणनखंड। अब 15 के गुणनखंड क्या है? देखो 1 3 5 15, मतलब कि 15 जो ये संख्या है इन सारी संख्याओं से इसका क्या है? पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यही गुणनखंड है। अब देखो क्या है? उक्त दोनों संख्याओं के गुणनखंडों को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि केवल एक ही है जो 8 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में एक समान है ना। देखो 8 के गुणनखंड में 1 2 4 8 है। ठीक है, और 15 के गुणनखंड में 1 3 5 15 है। ठीक, तो दोनों में कॉमन क्या है? एक समान है, एक है ना, एक संख्या है, मतलब एक है। तो इसको ही मतलब क्या है? ये 8 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में समान है, उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, एक के अतिरिक्त और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 8 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, अब देखो ऐसी स्थिति में संख्याएं 8 और 15 सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब ऐसी परिस्थिति, मतलब जिसका केवल एक दो संख्याओं में दोनों का क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। ठीक है, एक ठो मतलब एक आए कोई एक संख्या, तो उसका क्या कहलाती है? वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह 9 10 और 49 के गुणनखंडों पर विचार करना। अब देखो 9 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 3 9। ठीक, 10 के गुणनखंड 1 2 5 10। 49 के गुणनखंड 1 7 और स्वयं वो संख्या है ना 49। अब देखो इसमें भी क्या दिखाई दे रहा है? 9 10 49 का मतलब बोलेंगे सह अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? उभयनिष्ठ क्या है इसमें? एक है। देखो एक इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, मतलब इन तीनों में क्या है? एक कॉमन है, उभयनिष्ठ है। मतलब उक्त उदाहरण में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो 9 10 और 49 तीनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है जो 9 10 49 सभी का गुणनखंड हो, इसलिए 9 10 और 49 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। मतलब ऐसी संख्याएं, मतलब ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं, ये 9 10 49 जिनका केवल क्या है? एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, मतलब तीनों में एक कॉमन है, तो ये क्या कहलाई? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये सबको ध्यान देना है ना, अंडरलाइन कर लेना आप लोगों की। अब चलो आगे देखें। अब देखो यहाँ पर आते हैं अभ्यास में। ठीक, पहला नंबर देखो क्या है? 1 से 100 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं को अपनी कॉपी में लिखना है। अभाज्य संख्याएं देखो बच्चों, आप यहाँ से क्या है? यहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से जान सकते हैं कौन सी भाज्य है कौन सी अभाज्य, तो इसको देखकर आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये एज ए होमवर्क लीजिए। ठीक है, आप लोगों, क्योंकि आप लोग स्वयं नहीं करोगे तो गणित बनाना सीखोगे कैसे? ठीक है, अब देखो 75 से 100 के बीच आने वाली भाज्य संख्याओं को अपनी कॉपी में लिखना है। तो 75 से 100, तो 75 कहाँ गया? 75 से 100 के बीच में देख लो कितनी भाज्य संख्या है, उसको लिख देना गिनकर। ठीक है, अब देखो 70 से 80 के बीच सबसे ज़्यादा गुणनखंड वाली संख्या कौन सी? गुणनखंड मतलब 70 से 80 आप लिखोगे संख्या और सबका देखोगे किसका सबसे ज़्यादा मतलब गुणनखंड है। ठीक है, कितने संख्याओं से मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं से मतलब वो भाग चले जा रहा है, उसी को कहते हैं क्या?
गुणनखंड। तो कहाँ से कहाँ तक, 70 से 80 है ना, ये 80 है और ये 70 है, 70 से 80 के बीच में देख लेना, सबको दे के भाग, है ना, कितनी मतलब जा रही हो रही हैं। क्या 12 और 25 सहअभाज्य संख्याएं हैं? बताओ, 12 और 25 सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका पहले तो आप क्या करोगे, गुणन क्या बोलते हैं, अलग अलग निकालोगे गुणनखंड। जैसे ये है, देखो इन लोगों का निकला है इधर, तो इससे पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि ये जो है ना, अब 12 के क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे देख लो जरा एक चीज़ को, 12 के गुणनखंड क्या होगा, एक तो पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना, और 6 भी होगा, और स्वयं वो संख्या होगी 12, ठीक है। और 25 के गुणनखंड देख लो क्या है, 25 के पहले तो 1 ही होगा, है ना, और 5 होगा, और स्वयं वो संख्या 25 होगी। अब देखो ये क्या है, क्या 12 और 25 अभाज्य संख्या हैं? तो देखो दोनों में क्या है, केवल एक कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हाँ, तो क्या लिखोगे, हाँ, ये क्या है, लिखोगे क्या 12 और 25 अभाज्य संख्या हैं? तो लिखोगे हाँ, 12 और 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। क्या 2 क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी? अब 2 क्रमागत संख्याएं कैसे, मतलब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे 2 क्रमागत संख्या हो गया, मान लो 2 और 3, ठीक है। तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, पहले तो 1 होगा और 2 होगा, और 3 का क्या होगा बच्चों, 1 होगा और 3 होगा। तो देखो भाई, दोनों में क्या कॉमन है, केवल एक ही है ना, इनमें क्या है, एक कॉमन है। मतलब कहने का मतलब है, समझ गए ना, कि क्या 2 क्रमागत संख्या सहअभाज्य संख्या होंगी? तो लिखोगे हाँ, हाँ लिखोगे, यहाँ पर केवल क्या को हटाकर क्या लिख दोगे, हाँ, उसके आगे से इसको लिखोगे 2 क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी। हम कैसे पता चला, क्योंकि हमने करके देखा ना, देखो ना मैंने करके दिखाया ना, 2 संख्याएं लेकर, ठीक है, क्रमागत संख्या मतलब क्रम से जा रही हैं, या 1 है ना, 2 3, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया होगा बच्चों, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जो मैथ है ना बच्चों, मैथ होता है जो, या कोई भी सब्जेक्ट होता है, जब तक आप लोग उसको पढ़ोगे नहीं, है ना, रिवीजन नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो आप लोग मतलब उस सब्जेक्ट में क्या है, पक्के नहीं हो पाओगे, है ना, और अच्छी तरह से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जब आप स्वयं वो काम को नहीं करोगे, नहीं गणित बनाओगे, या नहीं विज्ञान पढ़ोगे, या अंग्रेजी कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, तो वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा जितना अभ्यास करोगे, ठीक है। पहले क्या एक कहावत है ना, कैद कैद अभ्यास थे जड़मति हो सुजान, रसरी आवाज़ जात है सिल पर निशान। उसी तरह क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में पक्का होने के लिए, है ना, मतलब अच्छा आप उसमें मतलब बोलना चाहिए कि आप अच्छे से मतलब जान सको उस, है ना, किसी भी सब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, अभ्यास, ठीक, वो भी क्या, निरंतर अभ्यास। ऐसा नहीं कि एक दिन अभी मैंने पढ़ाया और फिर थोड़ा सा एक दिन देख लिए, फिर हाँ समझ में आ गया, फिर बंद कर दिए। ऐसे करोगे तो क्या है, भूलते जाओगे आप, ठीक है। इसलिए क्या है, एक मतलब निरंतर अभ्यास ज़रूरी है, ठीक है। तो यही मेरे को बात बोलना था आप लोगों से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। संख्याओं के अन्य प्रकार, सम अदर टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। क्या है, अब देखो, सम संख्या इवन नंबर्स
क्या होती हैं सम संख्याएं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है कि कोई भी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी वो क्या है? सम संख्या। जैसे 2 से कौन सा पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी? 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12 और भी क्या हो जाएंगी? 14 हो गया, 16 हो गया, है ना, आदि आदि। अब देखो दूसरा क्या है? विषम संख्याएं, ऑड संख्या है ना, ऑड नंबर। वे क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। मतलब जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है, उसको ही क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, अब एक एक दोनों का उदाहरण कर लेंगे तो आप लोगों को आज समझने में और आसानी होगी। ठीक है, जैसे कि यहीं पर से ले लेते हैं हम कोई भी एक संख्या। जैसे मान लो ये 12 है तो 12 के बाद हमने ले लिए 14। ठीक है, किसको क्या है? 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए ना। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 14 से ज़्यादा ना हो। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14। तो देखो पूर्णतः विभाजित हुई गई। 14 में 14 गया 0, मतलब पूर्णतः विभाजित हो गया, है ना। ठीक है, अब ये हो गया सम संख्या। कौन सी है ये? 14। अब एक ले लेते हैं विषम संख्या का उदाहरण। जैसे कि 11 है तो 11 के बाद अगला विषम क्या होगा? 12 को छोड़ दिए, क्या होगा? 13। अब 13 को विभाजित करो 2 से, है ना, भाग देंगे तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो छिक्का 12, 6 बार में आया ना 12। अगर उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो क्या है? 14 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो घटाएंगे, 3 में 2 गया, 1 बचा, 1 में 1 गया, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे 1 बचा ना, ये शेषफल 1 बच रहा है, मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, है ना। और आगे बढ़ाएंगे तो क्या है? दशमलव हो जाएगा। उसके बारे में हम आगे के पाठ में जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही जानिए कि जो ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, और ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब कुछ ना कुछ शेषफल बचे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर दे दिया है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे आप लोग इसके बारे में हमने भाज्य अभाज्य संख्या पिछले मतलब पढ़ लिया है ना, पीछे हम लोग जान चुके हैं। अब इसको आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कौन संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है ना। अब देखो क्या है? क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं? मतलब जो भी विषम संख्या होती है तो क्या सभी संख्या अभाज्य होती हैं? नहीं होती, है ना, नहीं होती बच्चों। मतलब जितनी विषम संख्या होती है अभाज्य नहीं होती, मतलब वो भी क्या है? विभाजित हो जाती है ना। अब चलो आगे देखो क्या है ये अभाज्य गुणनखंड। आइए देखें 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो 42 को कैसे लिख सकते हैं? 14 गुना 3, है ना, 14 तिया 42, मतलब यहाँ 3 अभाज्य है ना, मतलब 3 कहाँ विभाजित होगा? ठीक है, मतलब अपनी ही संख्या और 1 से जो विभाजित हो वो क्या है? अभाज्य है। और जो अपने और मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो वो क्या है? संख्या कहलाती है भाज्य। अब देखो क्या है? क्या 14 भी अभाज्य है? तो देखो नहीं, 14 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है ना, अर्थात 42 बराबर 2 गुना 7 गुना 3। अब यहाँ 2, 7, 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये 42 के अभाज्य गुणनखंड हैं, इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, है ना।
अब देखो क्या है, 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं और कुछ भी संख्या लेकर उनके अभाज्य गुणनखंड का पता करना है। पहले बात तो 6 के गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसके कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। कैसे खोजेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे पता करें, क्या एक एक संख्या को कई बार भाग करके देखें। सामान्य तौर पर नीचे दिया गया तरीका इस्तेमाल करने से किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का पता लग सकता है, ठीक है। दी गई संख्या को सबसे पहले 2 से भाग करके देखें। यदि संख्या 2 से विभाज्य है तो संख्या और फिर उसके भागफलों में तब तक 2 का भाग देते हैं जब तक वह 2 से विभाज्य रहती है। फिर यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो उसमें क्या करते हैं, 3 से बारी बारी तब तक भाग देते हैं जब तक वह 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार 5, 7, 11 आदि संख्या, ठीक है, इत्यादि के लिए भी वही प्रक्रिया दोहराते हैं जब तक कि भागफल 1 प्राप्त नहीं हो जाता। अब एग्जाम्पल दिया है, देखो आइए 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। देखो पहले 24 को क्या है, 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब यहाँ 12 आया। फिर 2 से दिए, 2 छिका 12, 6 आया। फिर 2 से दिए, 2 3 6। फिर क्या है, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 आ गया ना। अब 3 से देंगे तो 3 एकम 3, अब 1 आया ना लास्ट में। अब देखो तो 24 का मतलब क्या आया कि कितना कितना ये बने ये गुणनखंड अभाज्य। देखो यहाँ 1 2 3 4 मतलब 2 3 आया है ना, 2 ठो है जो 3 है, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, ठीक है, और गुना 3। अतः 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 2 2 3 है, ठीक है। यही है अभाज्य गुणनखंड, है ना भाई, सही तो बात है। देखो जो इतने हैं, ये जो एक ठो ये संख्या 2 है, ये है, ये है, ये है क्या, और ये 3 है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड ही तो है। मतलब ये स्वयं की संख्या से ही और 1 से विभाजित होंगी, ये अभाज्य गुणनखंड कहलाई, ठीक है। अब देखो क्या है, उदाहरण नंबर 2 देखो। अब 30 के अभाज्य गुणनखंड निकाला, मतलब 30 को मतलब भाग दे रहे हैं, ठीक है, ये भाग विधि द्वारा है। अब 2 से दिए तो 2 एकम, यहाँ पे 1 बचा, 2 पंचे 10 मतलब 15 आ गया। फिर अब तो 2 से नहीं जाएगा 15, फिर 3 से दिए, 3 पंचे 15, अब ये भी नहीं जाएगा। अब देखो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, है ना, ये 1 आया। अब क्या है, इस तरह से 30 मतलब किससे किससे विभाजित किया गया है, 2 से, 3 से और 5 से, मतलब, और ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड हैं। मतलब इसका जो ये मतलब 1 और स्वयं की संख्या से ही विभाजित होंगे, है ना। अब देखो क्या है, अतः 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 3 एवं 5 है, ठीक। अब अभ्यास दिया है, प्रैक्टिस करना है आप लोग को भी, ठीक। निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे एक मैं बना के दिखा देती हूँ, फिर बाकी आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब यहीं पर बना के देखते हैं। 16 का निकालना है ना अभाज्य गुणनखंड, तो देखो यहाँ पर देख लो, किससे जाएगा, 2 से करते हैं, ठीक है। तो देखो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, अब फिर ये 2 से ही जाने वाला है, 2 एकम 2, अब 1 आ गया। तो मतलब 16 के गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है ना। देखो क्या है ये, पहली बात तो गुणनखंड ही बताएंगे, ठीक है, फिर बताएंगे अभाज्य ही। कितने बार है, 2 1 2 3 4, मतलब
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो ये सब क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 16 के अतः यहाँ लिखोगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बताओ। तो इस तरह से आप लोग को भी बनाना है, ठीक है, बन जाएगा। तो 2 3 और ये चौथा नंबर को आप लोग कर लीजिएगा। पहले से क्या है, सबसे पहले 2 से ही भाग दीजिएगा, ठीक है, 84 को, ठीक। इसके निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड, फिर इसके, ठीक। अब चलो आगे देखें क्या है। अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आपने सीख लिया, ठीक है, भाग विधि द्वारा, ठीक। आइए अब की संख्या के सभी गुणनखंड पर विचार करना है। जैसे उदाहरण क्या दिया है तीसरा, क्या 18 108 का गुणनखंड है? तो कैसे जानेंगे? प्रथम विधि क्या है, यदि 18 108 का गुणनखंड हो तो 108 में 18 का भाग क्या है, पूरी मतलब चला जाना चाहिए। तो 18 भागित 108 है ना, तो 18 छक्का हुआ, 18 छिक्का 108 हुआ, ठीक है। तो अतः क्या है, ये 108 का एक गुणनखंड 18 भी है, ठीक है ना। अब दूसरा विधि क्या है, देखो 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक। और क्या दूसरा क्या काम करना, 108 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक। तो 18 के इसमें सीधा दे दिया गया, गुणनखंड बता दिया गया है, पर क्या है पहले आप लोग ऐसे कर लोगे, ठीक है, भाग विधि द्वारा। तो ये क्या है, 18 के गुणनखंड क्या हो गया, 2 3 3, और 108 की क्या हो गया, 2 2 3 3 3, मतलब 2 2 बार और 3 3 बार। चूँकि 18 के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल सभी संख्याएं 108 के अभाज्य गुणनखंडों में भी शामिल है, इसलिए 108 का गुणनखंड 18 है। मतलब देखो 2 गुना 3 गुना 3, और इसमें क्या है, ये दोनों में क्या है, 2 और 3 दोनों में भी मतलब शामिल है, दोनों ही सेम है, ठीक है, गुणनखंड। इसलिए क्या है, ये 108 का गुणनखंड 18 है, ठीक है ना। अब उदाहरण नंबर 4 देखो क्या है, 18 के सभी गुणनखंड लिखिए, ठीक। विधि 1 क्या बोल रहा है, देखो जैसा कि आप जानते हैं कि 18 में 1 18 2 3 6 9 इन सभी संख्याओं का भाग दिया जाए तो शेषफल 0 रहता है, ठीक है। अतः 1 18 2 3 6 9 सभी 18 के गुणनखंड अथवा अपवर्तक हैं। क्या है, गुणनखंड को ही क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तक, ठीक है। मतलब 18 का अगर इन सारी संख्याओं से मतलब भाग देंगे ना तो पूरा चला जाएगा, ठीक है। और यही क्या कहलाए, इसके 18 के गुणनखंड। चलो अब आगे देखें। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको भी क्या है अंडरलाइन में दिखाया है ना, इम्पोर्टेंट है। क्या है, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं, ठीक। अगर कहीं सवाल आ जाए कि 9 के अपवर्तक बताइए या 10 के गुणनखंड बताइए, तो आप लोग मतलब कि ये मत सोचना कि अलग अलग आ गया है ना, गुणनखंड जानते रहे अपवर्तक कहाँ से आ गया, अब यह अपवर्तक जानते रहे गुणनखंड कहाँ से, दोनों एक ही है, ठीक है। अब दूसरा विधि क्या है, देखो यहाँ 18 के सभी अपवर्तकों को निम्न प्रकार से भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे 18 का 1 गुना 18, ठीक है, 18 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 9, मतलब कि 18 का 1 में गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा, और 18 का 6 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, 18 के सभी अपवर्तक होंगे 1 2 3 6 9 और 18, ठीक। अब उदाहरण नंबर 5, 60 के सभी गुणनखंडों को लिखना है, ठीक। अब ये
विधि द्वारा बताया। ठीक है, मतलब विधि अलग अलग भले हैं पर क्या है, एक ही चीज़ को समझाया गया है गुणनखंड के बारे में। ठीक है, या अपवर्तक के बारे में। तो देखो 60 के गुणनखंड क्या है, 1 गुना 60 करेंगे तो भी 60 आएगा, 30 गुना 2 करेंगे तो भी 60 ही आएगा। ठीक है, 20 गुना 3 करेंगे तो भी 60 आएगा, 15 गुना 4 करेंगे तो भी 60 आएगा, और 12 गुना 5 करेंगे, ठीक है, इधर से मैं बता रही हूँ, तो भी 60 आएगा, और 10 गुना 6 करेंगे तो भी 60 आएगा। तो इस प्रकार क्या है, 60 के सभी गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 होंगे। ठीक है, समझ में आया इतना बात? अगर नहीं समझ में आया होगा इतना पर भी तो मुझे एक कमेंट करना, मैं फिर से बता दूँगी। ठीक है, अब देखो जब इतना समझ गए तो चाहे भाग विधि से कर लो चाहे गुणनखंड विधि से कर लो, अब अपवर्तक से निकालोगे। देखो यही आया ना बात, यहाँ पर क्वेश्चन देखो यहाँ पे कर दिया है क्या, निम्नलिखित संख्याओं के सभी अपवर्तक लिखिए। अब यहाँ पे अभी तक गुणनखंड जानते रहे, अब परीक्षा में मान लो आ गया अपवर्तक तो हड़बड़ाना नहीं, दोनों के बारे में जानना कि दोनों एक ही है। ठीक है, तो 28 के अपवर्तक, तो चलो 28 के अपवर्तक हम लोग एक निकाल के देखते हैं, फिर बाकी को तो आप ही लोग करोगे, है ना? क्यों करोगे? क्योंकि आप नहीं करोगे तो आप लोग सीखोगे कैसे। ठीक है, यहाँ देखो अभ्यास का पहला का 1 नंबर। ठीक है, 28 के का अपवर्तक हम लोग को ढूंढना है। ठीक है, तो देखो 28 कैसे आएगा, पहली बात 7 का गुना 4 से करोगे, 7 चौका 28 हो गया। ठीक है ना? और फिर कैसे 28 आएगा, या 4 से 7 का करोगे, या 7 का 7 से 4 का करोगे। ठीक है, और कैसे आएगा 28 बताओ? चौदह गुना 2 करोगे तो भी 28 आएगा, है ना? 14 दूनी 28। ठीक है, और कैसे आ सकता है बताओ? और एक और लास्ट हो जाएगा कि 1 का गुना 28 करोगे। ठीक है, ये 1 है तो भी 28 आएगा। तो इस प्रकार क्या लिखोगे, 28 के अपवर्तक। क्या क्या है देखो, 1 और 4 पहले लिख लो, फिर 7 होगा, और 1 सेकंड ना, क्या हो जाएंगे, 1 2 फिर 4 7 फिर 14 और फिर लास्ट में 28, इतने हैं। ठीक है, तो बन जाएगा आप लोगों से। तो इसको 36 45 और 72 के भी अपवर्तक निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखें क्या है। अब देखो क्या है यहाँ पर, इस विधि से गुणनखंड निकालने में आपको अधिक समय लग रहा है। ठीक है ना, आपको विभाज्यता की जांच के नियम मालूम नहीं है, जिसके कारण बिना भाग दिए आप यह नहीं बता सकते कि किसी संख्या में 3 5 अथवा 7, है ना, इत्यादि का भाग जाएगा या नहीं। आइए विभाज्यता का पता करने कुछ नियम सीखें। ठीक है, देखो विभाज्यता की जांच के नियम, तो बच्चों मैं बता दूं
कि विभाज्यता की जांच के नियम कम से कम कितने नियम हैं? ये 10 नियम हैं, ठीक है ना। इनको क्या है बच्चों, हम एक इसका अलग मतलब नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, है ना। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, आप लोग भी बोर ना हो जाओ, है ना। इसलिए इस वीडियो को आज यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। विभाज्यता की जांच के नियम लेकर, ठीक है। उसमें पूरे 10 के 10 को हम समझा देंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।